हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, जिसके अंदर से लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था जो मरुस्थल का वर्गीकरण अपन देख रहे थे, जिसमें से शुष्क मरुस्थल अपना चल रहा था या फिर बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि बालू का स्तूप के अंदर से बरखान देख लिया था और एक अनुप्रस्थ देख लिया था। साथियों, अब बात करते हैं जो तीसरे नंबर का जाता है, कौन सा? अनुदैर्ध्य। कौन सा आता है साथियों? अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप अपन चर्चा करेंगे। देखो, इसमें होता क्या है साथियों, इनका जो निर्माण होता है वो पवनों के समांतर होता है। किस प्रकार से? जैसे इस प्रकार से पवन चली, हवाएं चलने के बाद में इसका जो निर्माण होगा इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर से एक बीच में एक रास्ता गुजरता है, उस रास्ते को क्या कहा जाता है? गासी मार्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गासी मार्ग कहते हैं। और इस गासी मार्ग में साथियों ऊंट चलते हैं। क्या चलते हैं? ऊंट चलते हैं। ठीक है, ये इधर आ जाते हैं, ये टीले बन जाते हैं और ये पवने हो जाती हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है ना साथियों, ये क्या आते हैं कि सभी बालू का स्तूप में, सभी बालू का स्तूप में क्या होंगे? सबसे ऊंचे होंगे। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, और बात करें साथियों, इनका जो विस्तार है, विस्तार वो कहाँ देखने को मिलेगा? जैसलमेर में देखने को मिलेगा साथियों। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर के अंदर से इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा हो गया। चौथा बात करते हैं। चौथा कौन सा चर्चा करेंगे? नाम आ जाता है साथियों तारानुमा। क्या आता है? तारानुमा बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, इसके बारे में बात करते हैं। अब इनका जो देखो किस प्रकार से आकृति हो जाती है, इस प्रकार से तारे के समान इसकी आकृति हो जाती है। किसकी? तारानुमा की, इसलिए इसका नाम पड़ा है साथियों। मुख्य रूप से बात करें तो आपको सूरतगढ़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सूरतगढ़ के बाद में दूसरा नाम आ जाता है जैसलमेर आ जाता है। ठीक है, और जैसलमेर में भी कहाँ पर साथियों, ये भी याद रखना, एक का नाम आ जाता है पोखरण और दूसरे का जाता है साथियों मोहनगढ़। कौन सा आता है? मोहनगढ़ आ जाता है। इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है तारानुमा बालू का स्तूप। चार हो गए। पांचवा बात करते हैं। पांचवा कौन सा लिखेंगे अपन? पांचवा जाता है पैराबोलिक। कौन सा आता है साथियों? पैराबोलिक। पैराबोलिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। ठीक है, पैराबोलिक बालू का स्तूप के बारे में चर्चा करें तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? हेयर पिन। ये भी याद रखना, हेयर पिन बालू का स्तूप भी इसको कहा जाता है। इसका अन्य नाम है, कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है साथियों, इस प्रकार से इसका निर्माण आपको देखने को मिल जाता है। बोले तो जो बरखान था ना, उस बरखान का उल्टा। ठीक है, बरखान का उल्टा होता है ये। यहाँ से हवा चलती है और इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो यह राजस्थान के सभी बालू का स्तूप युक्त जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कितने हो गए? 5 हो गए। छठा बात करते हैं। छठा जो आ जाता है साथियों, उसको कहते हैं अपन सीफ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीफ के नाम से जाना जाता है। देखो, सीफ क्या होता है साथियों? सीफ एक अनुदैर्ध्य, क्या है साथियों? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ठीक है, बालू का स्तूप है। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, देखो किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है। यहाँ से हवाएं चलती हैं और हवाएं चलने के बाद इधर आ जाता है, ये सीप का निर्माण हो जाता है। किसका होता है? सीप का निर्माण होता है। इसमें खास बात क्या है साथियों कि बरखान के निर्माण के समय जब पवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है ना, तो बरखान एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है।
तो इस आकृति को अपन सीफ बालू का स्तूप कहा जा सकता है। जैसे इस प्रकार से हवा चल रही है और बरखान का निर्माण हो रहा है, सपोज करो हवा का दिशा चेंज होगी तो इस प्रकार से आगे बढ़ गया, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, सीफ बालू का स्तूप कह सकते हैं। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। देखो साथियों, यहाँ पर लिखते हैं कि बरखान के निर्माण के समय जब पवन की दिशा बदल जाती है या फिर परिवर्तित हो जाती है, तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। तो इस आकृति को क्या कहते हैं, सीफ बालू का स्तूप कहा जाता है। सीफ बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है साथियों, कितने हो गए, 6 हो गए क्या। 7वां बात करते हैं। 7वां कौन सा लिखोगे साथियों, 7वां लिखो आप सब्र काफिज के बारे में बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है कि छोटी छोटी झाड़ियाँ व घास के चारों तरफ बालू का स्तूप से बनने वाली जो आकृति होती है उसको कहा जाता है। ये चीज़ आप कहाँ पर देखोगे, जब आप अभी भी जो थोड़े दिन पहले आंधी का जो दौर चल रहा था तो उसके अपने खेतों में जाकर आप देखना, उन खेतों के अंदर से भी आपको इस चीज़ का उदाहरण देखने को मिल जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो चिकनी सतह होती है वहाँ पर से क्या होता है कि कोई झाड़ी उगी रहती है, कोई छोटा मोटा घास उगा रहता है, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सब्र काफिज कहा जाता है। तो लिखो साथियों इसकी डेफिनेशन के अंदर, सब्र काफिज के अंदर से क्या होता है कि छोटी छोटी झाड़ियों व घास के चारों तरफ बालू का स्तूप से बनने वाली आकृति होती है, उसको सब्र काफिज कहा जाता है। ठीक है, 8वां बात करते हैं साथियों। नाम आता है उसका नेवछा। क्या आता है, नेवछा। नेवछा क्या होता है साथियों कि वनस्पति के एक तरफ बालू का स्तूप से बनने वाली जो आकृति होती है उसको नेवछा कहा जाता है। क्या कहेंगे अपन, यहाँ पर लिखो वनस्पति के एक तरफ बालू का स्तूप से बनने वाली आकृति होती है उसको अपन नेवछा कहते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए क्या। 9वां और लिखा देते हैं साथियों। 9वां कौन सा लिखोगे, 9वां लिखो अपन नेटवर्क बालू का स्तूप। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने वाला साथियों। अपन स्थिति विस्तार वाला जो टॉपिक किया था उसमें से आपने सवाल उठाकर देख लेना। जो भी कल परसों ही एग्ज़ाम हुआ है, कल ही हुआ है जेल प्रेरी का, उसके अंदर से कितने सवाल आए थे और कितने आपने किए हैं। ठीक है, नेटवर्क बालू का स्तूप के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसके अंदर से क्या होता है कि लगातार बालू का स्तूपों की आकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि लगातार बालू का स्तूपों की आकृतियाँ होती हैं उसको नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। जैसे एक यह हो गई, एक इस प्रकार से हो गई, एक इस प्रकार से हो गई, इस प्रकार से ये चल जाता है। ठीक है, ज़्यादा सुंदर तो ड्राइंग बनी नहीं है, अच्छी सी बना कर दे देते हैं जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बना लेते हैं, ये लो।
ठीक है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप कह सकते हैं। इसका जो स्थान है वो भी थोड़ा सा याद रखना। वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, हनुमानगढ़ में मिलेंगे साथियों। कहाँ मिलेंगे, सर्वाधिक नेटवर्क बालू का स्तूप हैं वो आपको हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। एक और लिख लो फिर इसी के साथ में, कोई कमी न रह जाए। मेन चीज़ ये है, मेरा मेन मकसद कि आप ये न बोल दो कि हमें ये चीज़ नहीं लिखाई। मैं मेरी तरीके से सारी चीज़ें आपको कवर करा कर चल रहा हूँ। 10वां और लिख लो साथियों। 10वां कौन सा जाता है, अवरोधी वाला जाता है। अवरोधी बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप के अंदर से क्या होता है कि अवरोध के कारण रेत के जमाव से बनने वाली जो आकृतियां होती हैं उनको कहा जाता है। क्या कहेंगे साथियों कि अवरोध के कारण, अवरोध के कारण रेत के जमाव से बनने वाली आकृतियाँ होती हैं उनको अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। इसका जो विस्तार है वो कहाँ देखने को मिलेगा। देखो साथियों, ज्योग्राफी जो मैं आपको इस लेवल की पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे राजस्थान पुलिस का पेपर दे लेना, चाहे आरएस प्री दे लेना, चाहे आरएस मेंस दे लेना, सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। ठीक है, सारी की सारी चीज़ मैं कवर करा कर चल रहा हूँ। बात करें अपन अवरोधी बालू का स्तूपों का जो विस्तार है साथियों, तो सबसे पहले कौन सा आता है, नाग पहाड़ आ गया। कौन सा आ गया, नाग पहाड़ आ गया। दूसरा कौन सा आ गया, पुष्कर आ गया। तीसरा कौन सा आ गया, सीकर की पहाड़ियाँ आ गई, सीकर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर आपको इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। पहली बात तो यह आ जाती है कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप हैं, ये कहाँ पर पाए जाएंगे, आपको जोधपुर में पाए जाएंगे साथियों। ठीक है, जोधपुर के अंदर से। दूसरा बात करें तो सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ मिलेंगे, जैसलमेर में मिलेंगे साथियों। कहाँ मिलेंगे, जैसलमेर में मिलेंगे। और जो ये कौन सा है, नाम आ गया इसका जोधपुर। जोधपुर में जितने भी बालू का स्तूप अपन ने पढ़े हैं 10 के 10 वो सारे के सारे आपको मान रूप से मिल जाएंगे। अब एक नया हेडिंग डालो साथियों, शुष्क मरुस्थल के अंदर से अपन चर्चा कर रहे हैं। एक अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, कौन सा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है जिसको 58.5% में डिवाइड किया गया था, वो चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इससे बाहर बहुत कम सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम कितना भी हार्ड बना ले इससे बाहर नहीं पूछेगा। मैंने मेरी तरफ से आपसे सारी की सारी चीज़ यहाँ पर लिखा दी। अब बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में। नया हेडिंग अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये भी शुष्क मरुस्थल का ही भाग है। तो साथियों, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये कितने परसेंट पर आपको याद रखना है, 41.5% पर याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से आपको इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए एक त्रिभुज का निर्माण अपन करने वाले हैं जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रह जाएगा। और त्रिभुज की आकृति के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। इसका विस्तार बात करें तो फलोदी आ गया, अभी वर्तमान में ज़िला है वहाँ पर। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा जाता है बालोतरा जो अभी वर्तमान में ज़िला है। ठीक है, और तीसरा अपन बात करें तो जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा पोकरण। इसका विस्तार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है साथियों, ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो पथरीला मरुस्थल होगा ना, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर से आपको नाम पूछा जाएगा हमादा। क्या पूछा जाएगा, हमादा पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, हमादा। हमादा होता क्या है, देखो साथियों, पथरीला जो मरुस्थल होता है, पथरीला मरुस्थल होता है उसे कहा जाता है हमादा।
और बात करें साथियों तो देखो आपको यहाँ पर बालोतरा से लेकर पोखरण तक क्या मिलेगा, आपको अवशिष्ट पहाड़ियाँ मिलेंगी। उनको अपन क्या कहेंगे वो सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हो त्रिभुज से, ठीक है। इनका विस्तार इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। इसको क्या कहते हैं, मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। और इस मगरा का जो विस्तार है वो भी अपन बात करने वाले हैं। ये रहा विस्तार। इसका जो विस्तार है बालोतरा, बालोतरा से कहाँ तक, पोखरण तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें साथियों कि मगरा क्या चीज़ है, कभी कभार पूछ ले तो बताना भी ज़रूरी होता है। तो साथियों जो यहाँ पर जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती हैं, क्या होती हैं, अवशिष्ट पहाड़ियाँ। अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है, जिसका विस्तार बालोतरा से पोखरण के मध्य आपको देखने को मिलेगा साथियों। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य आपको देखने को मिलेगा साथियों। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश उसको कहा जाता है जहाँ पर जो क्या हो नहीं होता, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, या फिर पथरीला मरुस्थल होता है उसको कहा जाता है हमादा। और हमादा का ही एक संबंध किससे आता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश से आता है साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, जिसका नाम अपन चर्चा करेंगे। दूसरे का नाम लिखो साथियों, अर्ध शुष्क मरुस्थल। किसके बारे में बात करेंगे अपन, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में अपन चर्चा करें तो अपन देखो मैप में लेकर आता हूँ आपके साथ में, ये रहा मैप, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है साथियों, एक तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है उसको बोला जाता है 0 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहा जाता है। यहाँ से एक वर्षा रेखा और गुजरती है, कहाँ से, इधर से गुजरती है वो, ठीक है। इसको बोला जाता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और एक और है साथियों, यहाँ से जो ज़्यादा दिख नहीं रहा है मेरे को, इस प्रकार से जो रेखा गुजरती है या फिर अरावली रेखा के समांतर गुजरती है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं अरावली, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला। ये वाला तो था ना साथियों, इसको को तो अपन ने क्या बोला था, शुष्क मरुस्थल बोला था। क्या बोला था, शुष्क मरुस्थल बोला था इस वाले को, ठीक है। अब यहाँ वाला जो पार्ट है इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ये वाले के बारे में। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं साथियों अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या बोल रहे हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा अब करेंगे। तो बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में साथियों, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, इसको अलग अलग डिवाइड अपन करते हैं। नाम आ जाता है सबसे पहले घग्गर बेसिन। किसका नाम आता है साथियों, घग्गर बेसिन का नाम आता है। घग्गर बेसिन के बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण होता है घग्गर या फिर वैदिक सरस्वती बोल सकते हो, चेतांग नदियों से इसका निर्माण होता है। निर्माण किस प्रकार से लिखोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो घग्गर या फिर सरस्वती नदी। क्या बोल सकते हो, सरस्वती नदी से इसका निर्माण आपको देखने को मिल जाता है। इस घग्गर बेसिन के अंदर से ज़िले कौन कौन से आते हैं साथियों, 2 ही ज़िले आते हैं। कौन से आते हैं, एक का नाम आता है गंगानगर और दूसरे का जाता है हनुमानगढ़ आ जाता है साथियों। कौन सा आता है, हनुमानगढ़ आ जाता है। पहले अनूपगढ़ भी हुआ करता था, उसको अपन ने क्या कर दिया, राजस्थान सरकार के द्वारा उसको वापस मर्ज कर दिया गया, तो इसलिए अपने को अनूपगढ़ याद नहीं करना है। और बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, विशेषताएं इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। अभी तो अपन बेसिक इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं इन चीज़ों के बारे में कि घग्गर बेसिन क्या है, घग्गर बेसिन का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ज़िले आते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है साथियों, यहाँ पर विशेषता आपको देखने को मिलेगी। एक तो सेम की समस्या मिलेगी। क्या मिलेगी, सेम की समस्या। सेम की समस्या क्या होती है, किस प्रकार से होती है, सारी अपन डिटेल में आगे देखेंगे। दूसरा नाली या फिर काठी, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी विशेषताओं के अंदर से, आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। दूसरा बात करते हैं, नाम आ जाता है अपना शेखावाटी वाला। कौन सा आता है, शेखावाटी का अंतः प्रवाह।
अंतः परवा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो शेखावाटी का अंतः परवा का उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है साथियों? तो यहाँ पर याद रखना, एक तो नाम आता है कांतली नदी का, कौन सा आता है? कांतली का। और दूसरे का अपने को याद रखना है रूपनगढ़, याद रखना है। तीसरे का बात करें तो एक और का नाम रखना है मेथा नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। के अंदर से ज़िले कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर से ज़िले आते हैं, तीनों ही ज़िले आते हैं, पहले 4 आया करते थे। सीकर हो गया, चूरू हो गया और साथ में ही झुंझुनू हो गया साथियों। ये ज़िले इसके अंदर से शामिल होते हैं। नीम का थाना दोबारा से वापस सीकर में मर्ज कर दिया गया है, इसीलिए अपने को उसका अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। विशेषताएं जो अपन आगे जाकर अपन एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक आ जाता है जोहड़, दूसरा तोरावाटी, तीसरा बात करें सर आ गया, एक आ गया सरोवर आ गया, ठीक है, एक आ गया बीड़ आ गया। ये चीज़ें अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, 2 तक आप पढ़ चुके हो। तीसरा बात करते हैं साथियों। तीसरा अपन लिखते हैं नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि के बारे में अपन चर्चा करें तो इसमें से 3 अवशिष्ट पहाड़ियों से इसका निर्माण होता है। सबसे पहले बात करते हैं निर्माण। निर्माण क्या लिखोगे? 3 अवशिष्ट पहाड़ियों से इसका निर्माण होता है। और इन तीनों को किस प्रकार से अपने डिवाइड किया? जैसे एक आ गया साथियों मकराना श्रेणी, कौन सा आ गया? मकराना श्रेणी आ गया। दूसरा अपन बात करें तो कौन सा आता है? जायल श्रेणी आ गया। ठीक है, और तीसरा अपन और लिख लेते हैं फिर। तीसरा कौन सा लिखोगे? मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। ठीक है, विशेषताओं के अंदर से बात करें तो कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हाइपन ये देखने को मिलेंगे। विशेषताएं और लिख लो फिर इसमें विशेषताएं, जिसको अपन आगे जाकर एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहला आ जाता है हाइपन आ गया, हाइपन के साथ में एक और आता है कुबड़ पट्टी, कौन सा आता है? कुबड़ पट्टी आ गया, वो भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, एक आ जाता है साथियों बांका पट्टी, बांका पट्टी ये तीसरा आ गया। कितने हो गए? 3 हो गए क्या? चौथा बात करते हैं साथियों। चौथा और लिखो फिर। चौथा कौन सा आता है? लूणी बेसिन। कौन सा चर्चा करेंगे अपन? लूणी बेसिन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो और लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हो, जिससे थोड़ा बहुत उनको भला हो सके, जिनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। मेरी तरीके से एकदम पूरी तरीके से आपको एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दिया जाएगा साथियों। तो बात करें लूणी बेसिन के अंदर से उसका जो निर्माण होता है साथियों, निर्माण किससे होता है? लूणी नदी से होता है। लूणी नदी से इसका निर्माण होता है। इसका जो विस्तार अगर बात करें तो पाली हो गया, पाली के बाद में जोधपुर हो गया, जोधपुर के बाद में बालोतरा हो गया, बालोतरा, और बालोतरा के बाद में जालोर हो गया। इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें साथियों तो इसकी विशेषताओं में इंसबर्ग अपन देखने वाले हैं। इंसबर्ग, ठीक है, ये अपन ने बेसिक चीज़ें देखी हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, डिटेल में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों यहाँ पर अपन हेडिंग डाल लेते हैं कल के लिए, जिसमें अपन देखेंगे घग्गर बेसिन के बारे में साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी साथियों। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा साथियों। मेरा मेन जो मकसद ये रहता है कि आपको जो कंटेंट मिले एकदम बढ़िया से बढ़िया मिले। ठीक है साथियों, मैं कभी भी ये दावा नहीं करता कि मेरे पढ़ाए हुए से ये आ गया वो आ गया, नहीं। आप खुद समझदार हो साथियों, आप खुद तैयारी कर रहे हो। मैं कभी भी और लोगों की तरह ऐसे नहीं दिखाता कि मेरे से पढ़ाए में से ही आ गया। सीधी सी बात है, जो चीज़ लिखी गई है किताबों में वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, और वहीं से आप खुद पढ़ा रहे हो तो क्वेश्चन आना तो लाजमी है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।